अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, आज है सोलर इक्लिप्स, पता है आपको? हाँ, मुझे पता लगा है। वी वर टॉकिंग अबाउट इट, और सोलर इक्लिप्स तो खैर एवरीबॉडी नोज वो क्या होता है, लेकिन उसके साथ जो मिनट पे जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में नजर आएगा। 1:23 बस 1 बजे के बाद, दोपहर 1 बजे के बाद जुज़वी तौर पर पाकिस्तान में नजर आएगा। लेकिन आपको पता है कि सूरज ग्रहण के साथ हम चीज़ें बात कर रहे थे कि कितनी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, कि ख़ास तौर पे वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स, जैसे आपकी अम्मियाँ, आपकी सासें ख़ास तौर पे आपको कहती हैं इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो बिल्कुल आपने सूरज में नहीं जाना, सूरज की तरफ नहीं देखना, मतलब ख़ास तौर पे उनको तो घर में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद एक दो और चीज़ें भी, देयर इज़ नो ट्रूथ इन एनी ऑफ दिस, मतलब किसी चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन चूँकि हम सुनते आए हैं, क्योंकि एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है, तो वो चीज़ें पास ऑन होती जा रही हैं। एंड अच्छा, बचपन से हमने ये वाली बातें भी सुनी थी, लेकिन ये भी सुना था कि जनाब सूरज से डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो तो इन एनी केस वैसे भी नहीं करना चाहिए, और सूरज ग्रहण में भी ना ही कीजिए तो बेहतर है। 1:58 यानी 2 बजने में बस 2 मिनट जब रह जाएंगे तो ये शुरू होगा पाकिस्तान में, और इसका दौरानिया खासा लंबा होगा। 6:02 शाम 6 लाइक लिटरली मगरिब के बाद जो है ये सिलसिला ख़त्म होगा। देखिए, कराची में भी आपको बता दें कि कराची में सूरज ग्रहण का आगाज़ जो है वो 3 बज के यानी 3:57 पे होगा, ऑलमोस्ट 4 बजे होगा, और ये ख़त्म होगा 5:56 पर, सो ऑलमोस्ट 6 o'clock। सो 2 घंटे का दौरानिया होगा। आप रिस्पेक्टिवली अपने शहरों के टाइम भी अगर इंटरेस्टेड हैं, बाज़ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, आई थिंक द ओनली थिंग यू शुड नॉट डू इज कि आप इसको देखें ना। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर से ना निकलें और जब तक ये ख़त्म नहीं होता आप बिल्कुल बंद होके बैठ जाए, मतलब इसके साथ जो हज़ार चीज़ें और एसोसिएटेड हैं, यू डोंट हैव टू डू दैट। बाकी ऑब्वियसली मत देखें, लेकिन बाकियों को सुने भी ना, बिकॉज इस वक्त हम बैठे हुए जब बात कर रहे थे तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही थी कि जी हमारे घर में ये कहा जाता है या मोहल्ले में ये कहा जा रहा था। आपको पता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सुपरस्टिशन था हमारे यहाँ के अगर ख़वातीन को एक्सपोज कर दिया जाए सूरज या चांद ग्रहण में, जो माँ बनने वाली हों, तो बच्चों में एक बाय बर्थ जो डिफेक्ट होता है तालू क्लेफ्ट लिप वाला, वो हो जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस इसको कतई तौर पर मुस्तरद कर चुकी है, बिल्कुल मुस्तरद कर चुकी है। इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ हाँ ये है कि बराह रास्त आप खुली आंखों से सूरज देखने से इज्तनाब करें। और साथ ही वो जो बच्चों को रिकवर कराने के लिए रेत में दबा देते हैं, वो अब भी इन दिस डे एंड एज भी होता है। सो बराए मेहरबानी अपने बच्चों पे भी ये जुल्म ना करें, मतलब प्लीज़ ये चीज़ें पास ऑन ना करें। एनीवेज पे हम ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देंगे बिकॉज ये चीज़ें दे डोंट मैटर, प्लीज़ डोंट डू दैम। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और अब ज़रा हम हमारे, आपको पता है कि ड्रामा तो वैसे ख़त्म होता नहीं है मुल्क में, तो लिहाजा व्हाट इज़ द लेटेस्ट इन द पॉलिटिकल अरीना, उसके बारे में बात कर लें, और फ़ोन भी हम अपने साइलेंट कर दें, और आपको बताएं कि मुल्क की सियासत में 1-2 रोज़ की खामोशी के बावजूद हम यही कहेंगे कि कहा जा रहा है कि ये महज तूफ़ान से पहले का सुकून है। यू नो, आपको कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, तो वो वाला सिलसिला है। और इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च का अटल फैसला जो है वो कर लिया है। जुमेरात या जुमे तक वो तारीख भी बता देंगे। अच्छा, when I told you कि वो कह रहे हैं कि लोग एंजॉय करेंगे, you did not believe me. I missed that bit, लेकिन कल फिर मैंने देख लिया था। मतलब जब मैंने भी पहली दफ़ा सुना था तो मेरे भी कानों को यकीन नहीं आया था कि ये एक्चुअली कहा गया है। लेकिन मेरा ख्याल है एक वो स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पे इन्होंने कह दिया, मतलब इट्स अ प्रोटेस्ट, इट्स नॉट अ सर्कस के लोग, और इज इट गोइंग टू बी अ सर्कस, ये भी एक सवाल है। मतलब हल्ला गुल्ला होगा, लोग एंजॉय करेंगे। खैर, तो शाखाना रेफरेंस में इमरान खान की नाअहली भी सिर्फ मियाँ वाली सीट तक ही महदूद है। कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। जिस कानून के तहत इमरान खान नाअहल हुए वो तो सिर्फ उसी नशिस्त तक महदूद है। बज़ाहिर खान साहब के लिए किसी हद तक रिलीफ तो है सर्टनली, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी लचक दिखाने को तैयार नजर नहीं आ रही है। उनके सियासी गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, उनके खिलाफ जुर्म साबित हुआ, अदालती फैसला आया, पूरे मुल्क में कोई बाहर निकला। आपने जो तमाम चीजें ये सुन रहे थे कि रेड लाइन है, रेड लाइन है, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, जब वो फैसला हो गया और इमरान खान साहब डी सीट हो गए और इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कहीं आपको तूफान दिखा?
आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, तमाम शाम आप इस्लामाबाद में घूमते रहे, आपने कहीं देखा लोगों में कोई ऐसी चीज, कोई गमो गुस्सा, कोई बाहर निकले, कोई प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि उस गुब्बारे से हवा निकल गई। भाई साहब बार बार कहते हैं ना लॉन्ग मार्च, ये लॉन्ग गवाचा नु लबना नहीं, इसलिए कि जो कुछ होता रहा सहूलतकारी से होता रहा। आज सहूलतकारी कम हुई तो मासूफ के केस खुलने शुरू हो गए, और जब सहूलतकारी बिल्कुल खत्म हो गई तो मासूफ किसी हाल में भी किसी चौक चुराहे में नजर नहीं आएंगे, बल्कि सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म होगी। ये भी आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ का ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में उनकी हुकूमतें हैं और उन्हें लॉन्ग मार्च के लिए भरपूर हिमायत जो है वो मिलेगी। अगर वाकई ये हुकूमतें भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनती हैं तो सियासी इंतशार जो है और अफरा तफरी और टकराव, ये सारी चीज़ें, इनका माहौल जो है वो बढ़ेगा। वफाकी हुकूमत को चाहिए कोई कमी है मतलब मजीद बढ़ेगा, चले इसमें डाल देते हैं। और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो भी लचक का मुजाहिरा करे और दोनों सूबाई हुकूमतों से बात करे और बात करके मुमकिन हद तक मामला जो हैं वो तय कर ले। एज पाकिस्तानी आप सोचिए, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हम मजीद इंतशार के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मतलब दुनिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है और सर्टनली दुनिया का ही हिस्सा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी, लेट्स एक्सेप्टेड, है। सो क्या हम मजीद इंतशार, मजीद किसी एहतजाजी मुजाहरे, मजीद तोड़ फोड़, मजीद अफरा तफरी का शिकार होने की गुंजाइश है हमारे अंदर? नहीं। तो लिहाजा यू आर वेरी राइट, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, आपने हमें ज्वाइन किया। राना साहब, अब ज़ाहिर है सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन मामलात ये भी हैं, दीगर मामलात से पहले अरशद शरीफ साहब के ज़रा इशू पे बात कर लेते हैं। आवाम का बहुत इंटरेस्ट है। ही वॉज अ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारी कम्युनिटी बहुत सख्ते में है, शौक में है। क्या हुकूमती मौक़िफ़ है अब तक? मतलब आप लोगों की जो केनियन गवर्नमेंट से बात हुई है, कैसे, मतलब केनिया के सीनियर जर्नलिस्ट भी उन हक़ाइक़ को मानने के लिए तैयार नहीं हैं या फिर सवालात उठा रहे हैं जो केनिया की हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया है? आपका ऑफिशियल वर्जन हम जानना चाहते हैं, अब तक क्या पहुँचाया आप तक तहकीकात को लेकर इस वाक़े की? मैं अरशद शरीफ की शहादत पे जो है वो गहरे दुख और सदमे का, अफसोस का इजहार करूँगा। वो एक बहुत अच्छा इंसान था और एक बहुत ही बेबाक और हक़ और सच बात करने वाला सहाफ़ी था। अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं, मैं इसे हुकूमत का मौक़िफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो मालूमात हुकूमत हासिल कर सकी है अब तक, उसके मतलब मैं ये अर्ज़ किए देता हूँ। एक गाड़ी जिसमें अरशद शरीफ साहब सवार थे, वो वहाँ नाके पे आई और बकौल उनके वो रोका गया, लेकिन वो नहीं रुकी। उसके बाद पुलिस ने उसको चेज़ किया और उसी दौरान जो है वो फायरिंग की, जो एक फायर जो है वो अरशद शरीफ के सर पे लगा। उनकी गाड़ी जो है उसको 9 फायर लगे हैं। अब ये बात जो है ये बड़ी ही जो है वो बाइस तशवीश भी है कि अगर उस गाड़ी को रोकना ही मकसूद था तो उसके ऊपर इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। उसको टायरों पे फायर करके जो है वो रोका जा सकता था। लेकिन बहरहाल ये अभी हतमी मौक़िफ़ केनिया की हुकूमत का नहीं है, ये इब्तदाई मौक़िफ़ है जो वहाँ पे पुलिस ने दिया है। मैं समझता हूँ कि जो हतमी रिपोर्ट केनिया की गवर्नमेंट की तरफ से आएगी, अगर उसे अरशद शरीफ की फैमिली ने या उसकी जो सहाफ़ी फैमिली है, उन्होंने उसके ऊपर कोई इत्मीनान का इज़हार ना किया, तो फिर उसे दोबारा से जो है किसी ऐसे अदारे से जो यूएनओ के चार्टर के तहत जो है वो काम कर रहा हो, दोबारा से जो है वो वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है। इन एनी केस मेरा ख्याल है राना साहब, ये तो आपको टेकअप करना चाहिए मामला और एक इंडिपेंडेंट इदारे से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड आंसर्स। एब्सोल्युटली। और अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मुश्किल है उस पर उसको मानना भी। सो अ डीपर इन्वेस्टिगेशन आई थिंक इज़ रिक्वायर्ड।
राना साहब आप हमारे साथ हैं, अब ऑब्वियसली बात कर लेते हैं सियासत की। और एक बार फिर खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो लॉन्ग मार्च तो ज़रूर करेंगे और दो तीन दिन में उनका कहना है कि तारीख का ऐलान भी कर देंगे। तो वजारत दाखिला की इंफॉर्मेशन क्या है? क्या आपको पता है कि क्या तारीख इन्होंने सोची है जिस पे ये मार्च होगा, और इसकी तैयारी आप लोगों की तरफ से क्या है इसको काउंटर करने की? अपने ही दाम में जो है ये फंस चुके हैं। अब इन्होंने इस तरह से दावे किए और इस तरह से जो है वो बात की है कि अब इन्हें कुछ ना कुछ अपनी जो है वो इज़्ज़त रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उसके लिए ये क्या करते हैं, किस हद तक करते हैं, क्या उसकी ड्यूरेशन होती है, क्या उसकी जो है वो स्ट्रेटजी होती है, ये बहरहाल इस बारे में मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो अभी तक पीटीआई के अंदर भी डिस्कस हो रही हैं। अभी तक वो भी किसी बात के ऊपर जो है वो मुत्तफिक नहीं हो सके जो हमारी रिपोर्ट्स हैं। लेकिन हमने अपने तौर पे जो है वो उनकी हर तरह की स्ट्रेटजी से मतलब जो है वो काउंटर जो है वो प्रेपरेशन की हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये जथा कल्चर और जो है वो शहरों पे चढ़ाई करके अपने मुतालबात को मनवाने का जो एक वायलेंट तरीक़ाकार है, जो वायलेंस की ज़ुबान है, इसको किसी तौर पे भी जो है वो फ़रोग़ नहीं पाने देंगे। और ये जब भी कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, इनको बहुत जो है वो मुंह तोड़ जवाब और बहुत जो है वो ताकत के साथ और मौसर हिकमत अमली के साथ जो है वो उनको रोका जाएगा। अच्छा राना साहब, मतलब आप तो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि आपने बता ही दिया किस तरह रोका जाएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास भी नहीं है कि एक्चुअली कब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अब इमरान खान को सपोर्ट हासिल होगी सर्टनली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की, और वो इसका भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों नहीं, ये पहले भी बार बार बता चुके हैं, वज़राए आला भी यकीन दहानियाँ करा चुके हैं। तो क्या वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों से कोई कोऑर्डिनेशन करके प्लान नहीं कर सकती कि टकराव की सूरत हाल ना पैदा हो, हम ना देखें कि मुख्तलिफ बैन सूबाई पुलिस आपस में लड़ रही है या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के सामने खड़ी हुई है? ये सब इंतज़ामात नामुमकिन तो नहीं है। मेरा ख्याल है एक निज़ाम है जिसके तहत ये मुल्क होपफुली चल रहा है, कुछ कीजिए इस सिलसिले में। जी, इसमें कोई शक नहीं कि टकराव की पोजीशन जो है वो किसी के मफाद में नहीं है, किसी के हक़ में नहीं है। लेकिन जहाँ तक दो हुकूमतों का तल्लुक़ है, KPK और पंजाब, तो वो तो क्योंकि PTI की हुकूमत है, वो तो जो है वो रोकने वाली बात तो दूर की बात, वो तो बाकायदा जो है वो तावन कर रहे हैं। जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो है ये आना था, तो जब उस फ़ैसले से मुतल्लक़ जो है वो हमने अरेंजमेंट्स शुरू किए, तो उसके बाद थोड़ा बहुत ख़बर या अंदाज़ा तो इनको भी था। दोनों सूबों में, पंजाब में भी और KPK में भी बाकायदा हुकूमत जो है वो साथ जो है वो ज़ोर लगा रही थी लोगों को निकालने का। पुलिस की इस बारे में ड्यूटियाँ लगी हुई थी। पुलिस को जो कहा गया कि जी ट्रैफिक रोकें, जहाँ पे भी कोई बंदे इकट्ठे होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक रोके, वहाँ पे जो है वो एक रश का एक जो है वो ऐसा माहौल बनाएं। तो उन हुकूमतों की भरपूर कोशिश के बावजूद वो किसी भी शहर में कोई काबिल ज़िक्र तादाद, बड़े शहरों में 150, 200, छोटे शहरों में 30, 40, 50, ये जो है ये टोटल फिगर जो है ये निकाल सके। राना साहब, आप कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू बिलीव कि यू हैव थिंग्स इन ऑर्डर। अब एक सवाल आपसे और ये बताएं कि आप बार बार ये बताते रहे हैं कि इमरान खान जो है वो मुस्तकबिल की सियासत का हिस्सा नहीं होंगे, वो नाअहल होंगे, ये भी आपने कहा। लेकिन ना फॉरेन फंडिंग केस में नाअहली हुई और ना तोशा खाना उन्हें अगले इलेक्शन से आउट कर सका। तो ये सारी चीज़ें तो अब आपके सामने हैं। फिर उनकी सियासत ख़त्म करने का और क्या तरीका है? मतलब आपका ये कॉन्फिडेंस जो है कि वो आगे नहीं होंगे, ये कहाँ से आ रहा है? ये सियासत इनकी एक तो इलेक्शन में ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला जो है वो अब ख़ुद चोर निकला है, रंगे हाथों पकड़ा गया है, ऐसी घटिया चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। ये जो केस है ये तो 2 + 2 = 4 है। अब इसमें तो
वो ख़ुद भी एडमिट कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी जो है वो इस बात की गवाही दे रहा है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने इसे मेल प्रैक्टिस का, करप्ट प्रैक्टिस का ज़िम्मेदार करार देते हुए इसे नाअहल करार दिया है उसकी MNA की सीट से या इस टेन्योर के लिए, तो अब आइंदा उसमें लाया अमल यही है कि इसके ख़िलाफ़ एक क्रिमिनल केस दर्ज होगा और उसका जो है वो फ़ैसला होगा, और उस फैसले में जब ये जुर्म साबित होगा, जो कि साबित है, तो इसको जब सज़ा होगी तो फिर आपके इल्म में ही है कि सजा याफ्ता आदमी जो है वो तो फिर जो है वो लंबे अरसे के लिए या फॉर लाइफ जो है वो नाअहल हो जाता है। चले, आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में उनकी सियासत का खात्मा होगा। खैर ये तो ज़रा चोट लौटल है। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। फ़िलहाल तो आपको अपना हाउस इन ऑर्डर गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ हैं जिस पे आवाम आपसे भी जवाब तलबी करेंगे इलेक्शन में जब भी हों। अभी हम आगे बढ़ेंगे ऑन टू द वर्ल्ड कप, मतलब हम कैसे बात कर सकते हैं विदाउट मेंशनिंग दैट। तो ज़रा जल्दी से आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में आज क्या होने जा रहा है जी। आज सुपर 12 मरहले के सिलसिले में एक ही मैच खेला जाएगा जो कि मेज़बान ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान होगा, और मैच पर्थ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे होगा। अगर पाकिस्तान का मैच ना हो तो आप देखते हैं, अगर पाकिस्तान ना खेल रहा हो, यू नो ऑन एंड ऑफ, बिल्कुल वो टिक के नहीं देखते, टिक टिकी मतलब बांध के बस वो गुजरते हुए देख लिया जाता है, पता लग जाता है। हाँ, कोई बिल्कुल ही आखिरी लम्हात में कोई डू एंड डाई मामला बना हो तो हाँ फिर 2-4 ओवर बैठ के देख लिया, अदरवाइज नहीं। लाइफ हैज अदर थिंग्स। आई लाइक योर ऑनेस्टी, बिकॉज़ वाकई ऐसे होता है। यू वांट टू बी ऑन टॉप ऑफ इट कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है एंड एवरीथिंग, लेकिन वो इतनी आई गेस वो डेडिकेशन नहीं होती। अच्छा जी, मेज़बान टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में बगैर किसी अगर मगर और रन रेट के चक्कर में फंसे बगैर जाना है तो फिर ये मुकाबला जीतना ही होगा। अब तो डू एंड डाई सिचुएशन हो रही है। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि श्रीलंकन टीम ने पहले मैच में आयरलैंड को 9 विकेट से मात देकर एक्चुअली 2 पॉइंट्स वो हासिल कर चुके हैं ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रा टफ कॉल हो सकती है। लेट्स सी, उनमें से उनका जो इतने बड़े मार्जिन से वो आ रहे थे वो उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। खैर, इस बारे में और दीगर चीज़ों के बारे में क्रिकेट से जुड़ी भी और भी मामला हैं जो हमने आपको बताने हैं। अच्छा, हम तालीम की बात करेंगे। वैसे तो हम वक्तन फ़वक्तन करते ही रहते हैं। आजकल बाय द वे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन्स का सिलसिला भी जारी है। FA FSC A लेवल्स वाले बच्चे ज़रा परेशान घूम रहे हैं, कहीं लिस्ट लग रही हैं, कहीं नहीं लग रही हैं, इंटरव्यूज़ हैं, एंट्री टेस्ट, वो सारा सिलसिला भी शुरू हुआ है। लेकिन हम अपने वक्तों से भी कंपेयर करते हैं, फिर हुमा के वक्तों से भी कंपेयर करते हैं। अच्छा, देखा ये मुझे पता था, मैंने कहा इनको मौका मैं दे दूं, लेकिन बात ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी से भी कंपेयर करते हैं। वो इसलिए करते हैं और आपको कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि दुनिया की जो 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की नई एक लिस्ट जो आई है ना, उसमें पाकिस्तान से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, और वो कौन सी है? मेरी, जिसमें मैं पढ़ी हूँ। तो बात सारी ये लगी हुई थी कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिस्टों को चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि लिस्टों में जो है ना, मुझे कुछ उस पर कुछ डाउट हो रहा है। खैर, ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ है। हम रिग्रेशन की तरफ गए हैं। हम अगर स्टूडेंट को अपने इर्द गिर्द, ज़ाहिर है हमारा सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है लोगों से, तो हम देखते हैं तो हमें ज़रा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं। तो बिकॉज बात वापस वहीं आ गई कि जो लिस्टें हैं, आप बेशक इनको जितना भी क्रेडिबल समझें ना समझें, लेकिन पाकिस्तान से लिटरली एक ही नाम आना, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ही इनमें जगह बना सकी है। और ये हमारे यहाँ आला तालीम का हाल है। मतलब कि ये हमारा सवाल जो आज है कि हमारी आला तालीम को क्या हुआ है, जबकि एक इन्वेस्टमेंट भी होती है, एक होप भी है, एक डिज़ायर भी है, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है, तो फिर ये हाल क्यों? तो क्या सिर्फ नाम ही लेकर इम्पोर्टेंस दी जा रही है या कुछ किया भी जा रहा है? प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपका बिजी स्केड्यूल होता है, ज़ाहिर है मसरूफियात हैं। डॉक्टर साहब, हमें ज़रा समझाएं एज लेमैन एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस राइट नाउ, और वालिदैन को भी, कि हमें ये लगता है कि हमारा मयार तालीम या एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज़ का माहौल और तरबियत वाला पहलू और ये सारा रिग्रेशन की तरफ गया है। क्या हमारे बजट पहले से ज़्यादा हैं? बजट ज़्यादा हैं तो उसके असरात क्यों हमें अपने माशरे में इर्द गिर्द नज़र नहीं आते? या हमारे बजट उल्टा कम हो गए हैं, तालीम में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, इसलिए हम रिग्रेस महसूस कर रहे हैं? व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग और नथिंग हैज़ गॉट रॉन्ग? थैंक यू अब्दुल्ला साहब एंड हुमा एंड PTV जियो। देखिए, मसला ये है कि एक तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से शुरू करूँगा। इतनी नेगेटिविटी हमारे माशरे में होगी कि हर चीज़ बुरी लगती है। अब मैं सोच रहा था कि पता नहीं आप पहले क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपकी टाई और इसमें फ़र्क है,
ये तो गलत है। तो क्योंकि हम इतना माशरे में हम इस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान में अच्छे काम भी बहुत से हुए, थोड़े इससे बेहतर भी हो सकते थे। आपने हायर एजुकेशन की बात की, बिल्कुल आप सही कहते हो कि जो आपने तरबियत वाला बात की है ना, उसमें हम बहुत पीछे चले गए। रेस लगी हुई है, सेल्फ सेंटर्ड कौम हमारी हो गई है, अपना 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 अपना, मेरा CV मोटा हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए, मैं घर बना लूँ, मैं प्लाट ले लूँ, दूसरा प्लाट ले लूँ, इससे हम आगे सोच ही नहीं रहे। तो जो दरवेशी थी ना आपके हमारे वक्तों पे, आप तो यंग हो, अभी चंद सालों पहले ही कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़े होगे, वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन आफ्टर सेइंग दिस थिंग, तरबियत वाला जो आपने, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। दुनिया में सबसे अच्छे डॉक्टर यूरोप में हमारे पाकिस्तानी समझे जाते हैं, वन ऑफ दोज बेस्ट डॉक्टर्स। इसी तरह इंजीनियर हमारे भी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, वो खलाई मखलूक तो या कहीं बाहर से तो लोग नहीं आए, वो पाकिस्तानी यहीं से पढ़ के यहीं के इंजीनियर। ठीक है, हर कोई लर्निंग बाहर से भी करता है, अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों ने डिलीवर किया है। और जिस वक्त ज़रूरत पड़ी है, हमारे यूथ जो है बड़ी पोटेंशियल वाली है। क्वालिटी पे अभी भी हमारे कंसर्न है, क्वेश्चन हैं, क्योंकि उसकी वजह भी बताऊंगा। लेकिन तरबियत वाला पार्ट जो है ना, वो रह गया मेरा ख्याल। अच्छा सर, क्वालिटी पे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि लिस्टें जब आती हैं ना इस तरह के टॉप 500 रैंकिंग जो होती है, उसमें हमारा फिर भी कहीं जिक्र नहीं होता। अगर हमारी नेबरिंग मुल्कों में भी देखा जाए तो उनकी फिर भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम, उनका एक वैसे भी अगर एजुकेशनल सेटअप्स में देखा जाए तो उनका नाम होता है। पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी स्टैंडिंग इन दैट। देखें, नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। आप अच्छी पोजीशन लेना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, रिसोर्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा सेक्टर में रहना चाहते हो, पैसे लगाने पड़ेंगे, ओन करना पड़ेगा। द नेशन हु इज स्पेंडिंग लेस दैन 3% of GDP on total education, where you know how much we are spending on higher education? 0.29% of GDP. With peanut you will get monkeys. तो शुक्र पड़े कि कुछ भी हालात बेहतर हैं। जिन यूनिवर्सिटियों का, जिन मुल्कों का हवाला दे रहे हैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी पे यूरोप की इतना बजट होता है जितना पाकिस्तान के टोटल हायर एजुकेशन के बजट से ज़्यादा होता है। आफ्टर सेइंग दिस थिंग, लेकिन हमें अपनी चादर देख के पाऊँ। जो गवर्नमेंट ने जब HEC क्रिएट हुआ आज से 20 साल पहले, तो नेचुरली एक फोकस काम हुआ। तो आपने देखा पाकिस्तान में एक्सेस बढ़ी, इक्विटी बढ़ी। अब इस वक्त 50-50 बच्चियां भी उतनी आ रही हैं यूनिवर्सिटियों में। और सिर्फ वो 2-3 एरिया नहीं है कि मेडिकल में आए, एजुकेशन में आए, नर्सिंग में नहीं, हार्ड कोर एरिया में, एग्रीकल्चर में आ रही हैं, फील्ड की इंजीनियरिंग में आ रही हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में। दिस इज़ अ गुड साइन कि हमारी माशरे का 50% पॉपुलेशन। कुड यू पॉइंट आउट, मतलब अगर हम पॉइंटेडली देखें कि अगर हमें कुछ चेंज करना है, रिगार्डलेस ऑफ ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने देखा है कि वो आके कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसको रिवर्स ही कर देते हैं। चेयरमैन के तौर पर आपके प्लान्स क्या हैं? हाँ, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? बात यह है कि अभी भी हमारा जो टर्शियरी एजुकेशन रेट है, दैट इज़ हार्डली 11%, 10 to 11%। मतलब है वो 16 से 23 साल के बच्चे और बच्चियाँ जिनको यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, हार्डली आउट ऑफ 100 11 or 10 people are getting access to higher education। आप कराची में बैठे हैं, लाहौर में होंगे, इधर बड़े शहरों में नज़र आता है, गो इंटीरियर सिंध, गो टू सदर्न पंजाब, गो टू रिमोट एरिया, उधर तो कॉलेज भी नहीं है आपके पास। ठीक है, तो कहने का मकसद एक तो हमें नंबर ज़रूर बढ़ाना है, बट नॉट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती जो भी समझा जाए, एजुकेशन हैज़ बिकम इंडस्ट्री। और हमारे जैसे माशरे में हमने समझा कि ये यूनिवर्सिटियाँ जो है ना, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बन गई। जो आता है 500 बंदे मेरे भर्ती करे, दूसरे के इतने भर्ती करो। यार यूनिवर्सिटियों में प्लीज़, मैंने देखा इस दफ़ा मेरा जो आप कह रहे हैं ना एजेंडा, ये है मेरा सेकंड टर्म है इस दफ़ा, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और गवर्नेंस को बेहतर करना है यूनिवर्सिटियों में। ये 2 इशूज़ हैं, किसी तरह भी हम किसी से कम नहीं है। बाय द वे, जो रैंकिंग की आपने बात की है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ नॉट आवर इशू एट द मोमेंट। इस वक्त तो हमें डेप्थ और ब्रेथ नहीं सही हो रही। वो चीज़ें ठीक होंगी तो रैंकिंग भी खुद ठीक होगी सर। कंटिन्यूटी नहीं है ना। आपने अभी खुद कहा, एक गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी इसको फंड करना है, दूसरी आएगी ये पिछली गवर्नमेंट का, इसको तो हटाओ, ये प्रोजेक्ट ही निकाल या ये बंदा पिछले वालों का, ये बंदा मैं तो भुगत चुका हूँ ना जी। हम तो अल्लाह के बंदे हैं, मुझे लिंक किया जाता है फलाने की जमात का बंदा है, फलाने की जमात, मैं 4-4, 5-5 साल भुगता रहा हूँ, बट मुझे अपनी ज़ात से निकालते हैं। पाकिस्तान में मैं अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारी लीडरशिप को, मिल भी रहा हूँ, मैं बबल क्रिएट कर रहा हूँ एक छोटी सी जगह से, सूबे से मैं वो कराऊँगा। मैंने कहा आप हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि हम एक वो साइन करें एग्रीमेंट, जो जिस तरह बेनज़ीर और साहिबा ने और नून लीग वालों ने क्या था वो विसाखी जो चार्टर डेमोक्रेसी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा पाकिस्तान को बचाना, आगे बढ़ना है, एक चार्टर ऑफ सोशल साइंस का और इस तरह का साइन करें कि हेल्थ, एजुकेशन और इकनॉमिक एक्टिविटी को हम बिल्कुल इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, प्रोटेसाइज नहीं करेंगे। जो काम भी किसी ने किया होगा ना, हम बिल्डिंग ब्लॉक वाले कंसेप्ट पे आते नहीं हैं।
सारा गलत है। 75 साल से हम इस सर्कल में पड़े हैं, उसको ख़त्म करो, नया बनाएंगे, मैं नया वो चीज़ बनाऊंगा। तो आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बेसिकली, बट आई फील बैड हियर। पाकिस्तान में हम क्या हालत कर दी हमने। ट्रू सर। तो हमें मिल के इस पे एग्री करना पड़ेगा कि 3 साल का बजट डिसाइड करें, एजुकेशन का, हेल्थ का, भले जो मर्जी हो जाए, इसको हाथ ना लगाएं। बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता, ताकि लोग प्लानिंग तो इस तरह करें। हमें महीने कब नहीं पता होता कि अगले महीने में क्या होगा, अगली गवर्नमेंट आएगी तो क्या करेगी। इश्यूज हाईलाइट किए हैं, होपफुली आप अपने इरादों में कामयाब हो। इंशाल्लाह। हमारी दुआएं और हमारी सपोर्ट आपके साथ। आई नो दैट। बिल्कुल, ये वो एवेन्यूज वक्त हमारे पास मुख्तसर ही होता है। Thank you very much. सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you for being ऑनर having टू me हैव here. यू ओवर। और हमें अच्छा, ये वो मज़ीद चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की हैं, जिनको पोलिटिसाइज नहीं होना True. चाहिए। तो अगर ये ही मेरा ख्याल है हम अचीव कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, हमारे यहाँ इतना पॉलिटिकल अपहीवल नहीं होता जितना अपेरेंटली ब्रिटेन में हो रहा है, और उनके येट वन मोर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बदल गए हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड की डिग्री हासिल रखने वाले ऋषि सुनक बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए हैं, और बल्कि बनने के लिए तैयार हो गए हैं। मुकाबले से पेनी मॉर्डॉन्ट जो हैं वो दस्तबरदार हो गई हैं, और उनके हक में बिल्कुल। और बताया आपको बोरिस जॉनसन मैदान में नहीं आए, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। खैर बात यह है कि एक भारतीय निजात जो है, a person of color has become almost the prime minister of Britania. मतलब इतना कुछ ये नहीं कहा जाता पर्सन ऑफ कलर। लेकिन हुमा, आपको पता है, this is the first time in the history of Britain that a person of color has become the prime minister. So लंदन का मेयर एक पाकिस्तानी निजात है, मुसलमान है, और एक वजीर आजम एक हिंदू जो कि पर्सन ऑफ कलर है। तो फिर वो पाकिस्तानी, क्योंकि वो मेयर बन गए थे तो वहीं से हुआ था ना, तो अब ये भी आ गए, और ये आज जो है ये अपना ओहदा जो है वजीर आजम का ये संभाल लेंगे। ऋषि सुनक जो है बतौर वजीर आजम 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर खिताब भी करेंगे आज, और बड़े एक्साइटेड हैं लोग। ही इज़ ओनली 42 years old, so he is perhaps is also one of the youngest. So इनके एंसेस्टर्स आपको पता है 1935 में इनके दादा गए थे नैरोबी, गुजरावाला से, जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तानी गुजरावाला जो है, यहाँ से माइग्रेट किए थे नैरोबी, और फिर लेट 60s में इनके वालिदैन जो है वो चले गए नैरोबी से इंग्लैंड, और वहाँ पे फिर इन्होंने वहीं पे इनकी पैदाइश हुई, और वहीं पे अपनी स्ट्रगल भी इन्होंने बताई एक इंटरव्यू में। बात यह है कि इंडिया बहुत खुश है कि वहाँ के जो लोग हैं वो गोरों के मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क में उनके यहाँ माइनॉरिटीज़ के क्या हाल है, इस पर भी जरा अच्छा, ये मतलब हर चीज़ में अब ये डालने की क्या ज़रूरत है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग मीम्स इस हवाले से बन रही हैं। बस तो हमने पाकिस्तान की स्टेट ऑफ एजुकेशन की भी थोड़ी सी मुख्तसर और इस बात पर एक की, तवील और सवालों की फहरिस्त भी आ गई है हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से। Yes, सो तो इंशाल्लाह हम हम डॉक्टर साहब को दोबारा कभी जहमत हम देंगे, ज़रूर एड्रेस करेंगे, बिकॉज बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं, और अगर परेशानी है स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, तो जायज़ परेशानी है, बिकॉज बाकी हालात को इतने ख़ास है नहीं। और एक और परेशानी भी है हमारी, हाँ, और वो है सैलाब। मुल्क की तारीख का बदतरीन सैलाब, सिंध के अलावा बलोचिस्तान भी बुरी तरह, आपको पता ही है, मुतासर किया। अभी तक सैलाब ज़दगान घरों को वापस जाने के मुंतज़र हैं। सर्द मौसम शुरू होते ही खैमों में पड़े सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ गई हैं। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए सर्दी से बचना बड़ा चैलेंज बन गया। इसके अलावा उनके पास खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम है और ना ही बीमारियों से बचाव की सहूलियात हैं। कितने ही अस्पताल हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, हमारे पास आते भी रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैटास्ट्रफी है, ये इतना बड़ा ये अलमिया बन चुका है कि कहाँ कहाँ मदद पहुँचाई अच्छा, जाए। फिर आपको ये भी याद दिला दें कि बलूचिस्तान में वैसे ही शदीद सर्दी पड़ती है। बाय द वे, जब सर्दी पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा पड़ती है, और हालात पर फौरी अगर तवज्जो ना दी गई तो एक और इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले सकता है, और वफाकी और सूबाई हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा। अब वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमें पता करना है। और बलूचिस्तान के इलाके चमन में सैलाब ज़दगान की जो मुश्किलात हैं उनसे तो वो दो चार हैं ही। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई हमें बता रहे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं और बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशें थमने के बाद 2 माह का अर्सा गुजर चुका है। बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका है। हुकूमत की जानिब से खासकर तमाम अजला की जानिब से सर्वे टीमें जो थी वो अपना सर्वे मुकम्मल करके PDMA और NDMA को भिजवाया जा चुका है। लेकिन अब चूँकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, खेमे तो फराम किए गए, लेकिन वो खेमे सर्दियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर्दियों में यहाँ पर तवील अरसे तक बर्फबारी पड़ती है, दर्जा जो है वो -15 तक गिर जाता है। तो उन खेमों पर में रैश जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। मौसमी बीमारियाँ भी फैल चुकी है। आज जो डॉक्टरों के साथ हमारे बातचीत हुआ है, उनका कहना है कि
पिछले सालों की नस्बत 3 गुना मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास वसाइल महदूद है, अद्वियात की किल्लत है, टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो चुकी है, कुत्ते और सांप काटने के भी वैक्सीन उनके पास दस्तियाब नहीं है। बहुत शुक्रिया। और इनका ये कहना कि -15 तक, -15 तक जो टेम्परेचर है वो भी पहुंच जाता है। मतलब एक ऑलरेडी इतनी कैटास्ट्रॉफिक किस्म की सिचुएशन यहाँ बनी हो और फिर आने वाले की ऑब्वियसली हम यही बात करें, आना क्या, हम पहुंच चुके हैं, सर्दियाँ जो हैं वहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सो दिस विल हैपन, मतलब ये तो चीज़ नज़र आ रही है। अभी हम जाफराबाद का रुख करेंगे और ख़ास तौर पर सैलाब की जद में आया किस हाल में है इस वक्त मुतासरीन, जाहिद बलोच से मालूम करेंगे। जी, नसीराबाद और सोबतपुर के इलाकों में 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है और इन इलाकों में ताहाल सैलाबी पानी मौजूद है। गोठ मुरादली, भंड, डेरा लायार, केटल फार्म, कीर्थर बैरून और गंदाहा के हज़ारों ख़ानदान ताहाल जो हैं अपने घरों में वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। जो गुज़िश्ता 2 माह से बारिशों सैलाब की मुसीबतें झेलने के बाद मलेरिया और जल्दी अमराज का शिकार होते जा रहे थे, तो अब मौसम की तब्दीली के साथ ही इनमें सर्दी के अमराज तेज़ी से फैलना शुरू हो गए, जिनमें सांस, गले, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के अमराज सामने आते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से हासिल किए गए रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर आने वाले मरीज़ों में 55% ऐसे मरीज़ों की शरह है जो सर्दी के अमराज से फैलती जा रही हैं, जबकि मलेरिया 50% शरह के साथ दूसरे नंबर पर, टाइफाइड की शरह 27% रिकॉर्ड की गई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सुबह ठंड पड़ने से बेसरो सामान की हालत में खेमों में पड़े हुए मासूम बच्चे नंगे पैर चलने से इनको सर्दी लग रही है, जिससे ये सर्दी के अमराज का बआसानी शिकार होते जा रहे हैं। इन सैलाब मुतासरीन को गर्म कपड़े, कंबल, रज़ाइयाँ और जूतों की सख्त ज़रूरत है। जी, रज़ाई किल्लत है, अद्वियात की ज़रूरत है, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने ही है, नई तो नहीं है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराज़ शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फराज़ साहिबा, अब बताइए, आपसे काफ़ी अरसे बाद बात हो रही है, आपने ओवरऑल मालूम किया मुख्तलिफ इलाकों का जो अजला सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, रिहैबिलिटेशन का, इमदाद का काम कहाँ तक पहुँचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और अब्दुल्ला, ऐसा है कि मैं खुद भी अभी कोयटा में कुछ इलाकों में दौरे पर थी, दश्त के इलाका, मस्तूम का, कल्लात का। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, तबाही तो इस सैलाब ने बहुत मचाई है पूरे बलूचिस्तान में, और बाकी हुकूमती इक़दामात में भी कोई कमी जो है वो नहीं हमने देखी। और इसी तरीके से अब मेरी कल बल्कि मीटिंग हुई है, हमारे खारान के एक्सचेंज थे आदिल साहब, और पूरी रिपोर्ट उनसे मैंने ली है कि जिस तरीके से उनकी और उनकी टीम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत मेहनत के साथ काम किया है, दिन और रात लगा के। और देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि रिसोर्सेज, मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत को रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बट हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी टीम को हमेशा ये तलकीन की है। एक तो वो ये भी हमें हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम वी आर नॉट बेगर्स, हमने भीख नहीं मांगी, लेकिन हम भीख भी किसी से नहीं मांग रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। आज अगर पूरी दुनिया हमारा साथ देगी तो कल हम उनके साथ खड़े होंगे। अच्छा फराज साहिबा, बात बिल्कुल आपने सही की है। इन प्रिंसिपल वी एग्री विद यू, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन ये सारी अगर मगर की बातें हैं। इस वक्त ऑन द ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल कुछ और है, जिसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। अब सैलाब ज़दगान पहले ही बहुत बुरी हालत में थे, अब सर्दियां जो हैं वहाँ तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने भी वाली है। ये सारी चीज़ें नियर फ्यूचर में हमें होते हुए नज़र आ रही हैं। तो ऑन द ग्राउंड इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ के लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि आके हमारी मदद करो। जी हुमा, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। मुश्किलात तो बहुत हमारे इलाके में हैं और पूरे बलूचिस्तान में। और मैं आपको बताऊं, अभी तकरीबन कोई 1,85,00,000 की आबादी हमारी पहुंच चुकी है अगर हम बलूचिस्तान की देखें पॉपुलेशन को, और तबाही भी बहुत ज़्यादा आई है। लेकिन वी आर वेल प्लान। ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से सर्दियां वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं और हम अब रिहेबिलिटेशन के जो एक प्रोसेस है उसमें जारी हो गए हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी सर्वे रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये भी देखा, और राब्ता मुनक़ता हुआ है फराज साहिबा से, हम जानना ये चाहते हैं, हम दोबारा मीनवाइल मिलाते हैं। हम बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि क्या हुकूमत जिन लोगों के घर बह गए, टूट गए, उन्हें घर बना के देगी,
उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी मदद की जा रही है, उनकी इन काइंड मदद की जा रही है, who is supporting them? या फिर आर दे बीइंग मूव टू एनी अदर एरिया? क्या रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए कोई जगह जो है वो सेटअप की गई है? देखिए सैलाब आया वैसे तो अच्छा फरा साहिबा बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की जो आप बात कर रही हैं फरा साहिबा, अगर टू द पॉइंट। जी कुछ नहीं होता, कनेक्ट हो गया था जी, प्लीज बताइएगा एग्जैक्ट कर लूं। जी मैं अपनी बात जरा कंटिन्यू कर लूं प्लीज। जी गो अहेड फरा साहिबा। जी आवाज आ रही है, प्लीज कीजिएगा कंटिन्यू बात। जी अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, और जितनी भी इंतजामिया है वो 24/7। देखें अब ये पिछले 13 जून से ये सिलसिला जो हमारा सारा शुरू हुआ था, और अभी आप ये देखें कि आज कौन सी डेट आ गई है। PDMA के साथ बिल्कुल मैं इन तमाम जितने भी दिन थे इसमें इन टच रही हूँ। हमारे DG PDMA, हमारे सेक्रेटरीज हेल्थ, हमारे PHE, इरिगेशन, सारे डिपार्टमेंट मुतहरिक थे और अभी तक भी हमारी सारी इंतजामिया ऑन ड्यूटी है। अच्छा, ये जो आप इस पे कैंप्स वगैरह जो दिखा रहे हैं और ये सारे लोगों के, ये भी मैं आपको बताऊं कि नसीराबाद का इलाका है या सिंध से कुछ मुंसलिक हमारे इलाके हैं, तो सिंध से भी हमारे लोग जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट होकर इस तरफ आ जाते हैं। और सिंध में भी जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तबाही आई है, तो ये ऐसे भी लोग हैं जो मजदूर तबका है और रोजाना की बुनियाद पर मजदूरी करता है। तो आप लोग हमसे भी अपील तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन सर्दियों के लिए क्या इंतजाम है? जिन लोगों के घर जुज़वी ख़राब हुए हैं या मुकम्मल मुनहदम हो गए, उनके घर कौन बना रहा है? क्या हुकूमत मदद कर रही है? हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी करवाई गई है अपनी आवाम को कि जो भी डैमेजेस हुए हैं, भले हमारे रिसोर्सेज हुकूमत के बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन फिर भी हम डैमेजेस को ओवरकम करेंगे। और ये सर्दियों के जो मौसम आ रहा है इसमें भी वेल प्लान्ड है पूरी इंतजामिया, और इंशाल्लाह मैं खुद भी बल्कि दौरे कर रही हूँ कई इलाकों के। तो वंस अगेन सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन बताइए कि वो प्लान क्या है? जिस तरीके से बीमारियां बहुत ज्यादा फैली हुई हैं और सर्दियों की वजह से भी मैं आपको बताऊं, देखिए पानी, साफ पानी पीने की जो है वो भी किल्लत है वहाँ पर। और हम बार बार एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी हमने मुनक्किद की थी, अभी हम दोबारा उसको मुनक्किद करवाने जा रहे हैं। तो हम पूरी दुनिया से और पाकिस्तान जी फरा साहिबा वो तो सब कुछ हमें पता चल गया। वंस अगेन हम आपसे वो प्लान जानना चाहते हैं। लोग अभी भी हमें नजर आ रहा है टेंट्स में रह रहे हैं, माइनस में टेम्परेचर जाना है। आपने पानी और मेडिकल कंडीशन की बात की है, वो प्लान बता दें। दिखा रहे हैं आप, ये क्लिप्स तो दिखा रहे हैं कि लोग टेंट में रह रहे हैं, लेकिन प्लीज वो क्लिप्स भी दिखाएं। मुझसे आपकी जो टीम है वो ले लिया करे कि जहाँ पर हुकूमत ने कितने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। तो हम हर जगह पहुंच रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जी अच्छा, अब ये बताइएगा कि जहाँ पे अच्छा ये थोड़ा सा राब्ता भी हम दोबारा से कॉल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज एवरी टाइम वी ट्राई टू कम टू द पॉइंट। हम एक वो प्लान जानना चाहते हैं, जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर्दी आ चुकी है, टेंटों में नहीं रहा जा सकता। मतलब दिस इज़ अनदर डिज़ास्टर इन द मेकिंग। अगर अभी तक उन खैमों में, वो खैमा बस्ती जो टेंट सिटीज़ बनाई हुई हैं, उनमें लोग इस सर्दी का लेवल जो है उसमें नहीं रह सकते। फॉर अ व्हाइल तो टेम्परेरी अबोर्ड के लिए तो ठीक था। जब हमें कोई ये बताता है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो वो प्रिपरेशन क्या है? नहीं, वो फिर प्रिपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क में आ जाती है ना, बिकॉज वी वांट टू नो कि पक्के घरों में इन सारी आबादी को आप कर रहे हैं। लास्टली हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा वेल प्रिपेयर्ड हैं, एक तो प्रिपरेशन बता दीजिए, दूसरा ये वो इलाके जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और वहाँ अभी भी लोग जितने थोड़े ज़्यादा, आप इस पर हम बहस कर सकते हैं या नहीं करेंगे, अगर टेंटों में मौजूद हैं तो नेचुरली वो टेंट में सर्दी नहीं गुजार सकते। आप लोग इमीडिएटली उन्हें कहीं मूव करने की कोशिश करेंगे? फारा साहब आवाज़ आ रही है आपको? आई गेस उनके सिग्नल्स का इशू है। खैर आपके सामने ये जो सूरत हाल है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले, बिकॉज वहाँ जो लोगों की हालात हैं, बारिंग अ फ्यू प्लेसेस और थोड़ी सी शायद कोई बेहतरी आई हो, वरना दे आर स्टिल एज दे स्टैंड। तो कोई ख़ास बेहतरी नहीं आए, स्पेशली कंसिडरिंग कि मौसम जो है बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही काम नहीं हुआ, काम भी हुआ है, बहुत से मकामात पे फैसिलिटी भी कायम की गई है, लेकिन अभी भी बेइंतहा मदद की ज़रूरत है। और लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बलूचिस्तान के पास वसाइल भी नहीं है। और आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं अब्दुल्ला, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो वहाँ हैं, वफाक और दीगर सूबे इसमें मदद करेंगे, क्योंकि और
अभी वो बात कर रही थी कि जनाब बलूचिस्तान बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बलूचिस्तान से जुड़े और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। सो लेट इज़ नॉट इग्नोर कि बलूचिस्तान में इससे पहले भी कितनी इमदाद दी गई है, ट्रस्ट इशूज़ हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सो बहुत सारे इशूज़ हैं। वी जस्ट होप एंड प्रे कि सूबाई हुकूमत तो जो अपने तय कर ही रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जैसे उनकी शोहरत है कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े अच्छे मैनेजर हैं, वो देखें कि बलूचिस्तान में वो इलाके जहाँ पर शदीद ठंड पड़ने वाली है वहाँ लोग कैसे ज़िंदा रहेंगे इन खैमों में। यस एनीवे जी, हम वो अपडेट लेना चाह रहे थे लेकिन वो ख़ास अपडेट मिली नहीं, बट वी विल मूव ऑन और उसके बारे में हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे जी। कल आपको बता दें कि क्या हुआ, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया। तो ये आपको बताना था हमने कि वर्ल्ड कप की जो सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बारिश का हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि बहुत से मैचेस जो हैं पता नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये पाकिस्तानी टीम के लिए यकीनन एक मुस्बत खबर है। आप ये हम सिक्कू से एक्चुअली पूछते हैं कि किस तरह से मुस्बत खबर है। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू थैंक यू। सिक्कू, पाकिस्तान का जुमेरात को बाय द वे मैच है जिम्बाब्वे से और भारत से शिकस्त के बाद यकीनन खिलाड़ियों का मोराल तो थोड़ा डाउन है, लेकिन हम चेयर अप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। I think they are past it. हाँ, That was just one match in so many. तो क्या जिम्बाब्वे से इंशाल्लाह जीत के बाद पाकिस्तान फिर से नया हौसला और वलवला तो हमें मिलेगा, लेकिन हमारे आगे पहुँचने के चांसेस भी बेहतर हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे? अच्छा अब्दुल्ला, सबसे पहले तो ये कि थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दें। आप लोगों की आवाज़ थोड़ी कम है, मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ रहा है। देखें, ये जो बारिश ने जो गेम ख़राब किया है ना, उससे थोड़ा डर लगने लगा है मुझे। वो अगर ये ज़्यादा बारिशें हुई और इसी तरह का गेम में अगर ये नो रिजल्ट्स आए ना, तो ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि बांग्लादेश ने 2 पॉइंट लिए। वैसे तो वो हमारे लिए हमने हरा देते हैं आराम से, मगर वो पॉइंट्स ले चुके हैं। और हमारा जो दूसरा राइवल है जिसको हमने हराना है वो है साउथ अफ्रीका। उसके अलावा बाकी टीमें नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को भी हम उमन हरा देते हैं। वो मतलब मैं ये नहीं कहना चाहिए हम इनको हरा देंगे, मगर वो हम हरा देते हैं, तो उनको भी वो तगड़ी टीम है। तो बारिश जो है वो पाकिस्तान के मैचों में ना आए, दूसरों के मैचों में आ जाए तो थोड़ा सा पाकिस्तान को कुशन मिलेगा। मगर अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी तो देखें कि पहला मैच हुआ है और अभी से हम इफ एंड बट्स पे आ गए हैं, मगर ये कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, कम से कम 2 मैच गुजर जाएँ तो उसके बाद हम तीसरे मैच के बाद परेशानी शुरू होगी। अच्छा सिकंदर, आपको लग रहा है कि अगले मैच में अब वो हम चूँकि इफ्स एंड बट्स में आ ही गए हैं तो क्यों ना इस पे बात हो जाए कि क्या हम कोई कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, कोई और ट्राई करेंगे करना कि किसको आप भेज रहे हैं साथ या किस ऑर्डर में भेज रहे हैं? यू थिंक वी आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट एट दिस स्टेज? देखिए, एक्सपेरिमेंट नहीं है। मैंने हमेशा हुमा ये बोला है कि जो क्रिकेट है सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से खेली जाती है। हम अखबार मंजिल के कराची की अखबार मंजिल पे बैठे थे, जैसे उन्होंने पिच दिखाई, मैं था, मुइन था, आकिब था, हमने कहा यार ये तो बड़ी ग्रीन टॉप विकेट है, ये तो लगता है कि यहाँ पे गेंद सीम होगा और ख़तरनाक होगा जो भी पहले बैटिंग करेगा। ये चीज़ क्या पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने नहीं देखी, इसलिए मैं उनको कहता हूँ वो बड़े नालायक किस्म के हैं। उधर शॉन टेट भी हैं, वहाँ पे हेडन भी हैं, वहाँ पे सकलैन भी हैं, यूसुफ भी हैं। जब उन्होंने सुबह जाकर पिच देखी होगी जो हमेशा देखी जाती है सुबह जाकर, क्या उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं फैसला किया कि यार यहाँ पर हमें एक सीमर की ज़रूरत पड़ेगी? और वही हुआ। उनका भी स्पिनर पिटा है और हमारा भी स्पिनर पिटा है, और जिसकी वजह से हम ये मैच जो है हमारे हाथ से निकल गया। एक और सीमर होता, सबसे पहले तो फहीम अशरफ क्यों नहीं टीम में है? ये सवाल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहिए कि एक सीजन क्रिकेटर जो कि इतना पुराना खेलता हुआ है, आपने जो वर्ल्ड कप के लिए आइडियल था, ऑस्ट्रेलिया के लिए आइडियल था, आपने उसको बाहर निकाल दिया। फिर कल उस वाले मैच के अंदर क्या टीम मैनेजमेंट के जहन में नहीं आया यार ये ग्रीन टॉप विकेट है, हमें चौथा सीमर चाहिए होगा? तो आसिफ की जगह मेरे ख्याल से हम सब का ये ख्याल था कि उनकी जगह जो है वो मोहम्मद वसीम को खिलाना चाहिए था। अगर वसीम खेलते तो शायद ये सिचुएशन ना होती, हमारे पास एक सीमर होता जो कि बॉल करता। तो अगले मैचों में भी जो मैनेजमेंट है उनको जाके पिच देखें और खुदा के वास्ते स्क्रिप्टेड जो है कप्तानी ना की जाए कि जी यही खेलेंगे, ये हमारे बॉलर हैं। नहीं, कंडीशंस और वहाँ की सिचुएशन को देखकर आप टीम में तब्दीली करें। अच्छा, सीमर के बजाय हम रेगुलर फास्ट बॉलर क्यों नहीं खिला रहे? क्या हमें बैट्समैनों पे अपने भरोसा नहीं है? अब्दुल्ला स्पिनर तो दोनों खेलेंगे, इसलिए कि दोनों स्पिनर रन्स भी करते हैं, बॉलिंग के साथ वो बैटिंग अच्छी करते हैं। अच्छा, जो हम मोहम्मद वसीम मैं ये चाह रहे हैं
हमारी ख्वाहिश है कि आसिफ जो है वो आते हैं एक दो ओवर के एक दो गेंदों के लिए, तो उनकी जगह मोहम्मद वसीम को खिलाया जाए। अच्छा सही है। अब ये बताइएगा कि जनूबी अफ्रीका को जो 1 पॉइंट मिला है, बारिश की नज़र उनका मैच हुआ था, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है या हमें निकल जाना चाहिए इससे हमारे? नहीं, अच्छा है पाकिस्तान के लिए, इस लिहाज से अच्छा है कि उनका 1 पॉइंट है, उनके दो होकर वो ऊपर चढ़ जाते हैं हमारे, मगर वो 1 पॉइंट से, मगर ये क्या हमारे मैच बारिश के नजर ना हो, हमें फुल मैच खेलने चाहिए, हमें फुल मैचेस चाहिए। अच्छा, यानी अब हमारी दुआ इस बात पे हो जानी चाहिए कि हमारे मैचों के दौरान बारिश ना हो। सिकंदर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, तो ताकि हम अपने 2 पॉइंट्स ले सकें। सर्टनली, थैंक यू सिको फॉर बीइंग विद अस। आपको बताएं इस्तीफा सामने आया। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अचानक इस्तीफा दे दिया और आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया, मतलब ये तो कहते ही हैं। और बहुत सारी और तो इसकी वजूहात मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून का कहना है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती पर सीनियरिटी से हटकर वोट देना उनके इस्तीफे की वजह बना और उन्होंने हुकूमती मैंडेट को फौकियत दी। अब सुने जरा क्या कहा। मैंने बहैसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनसे गुजारिश की कि मौजूदा जुडिशल कमीशन इस हवाले से आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक आप वोट करें, जिस पे उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, ये मैं गवर्नमेंट का नुमाइंदा हूँ, मैं जो हुकूमत का मैंडेट है उस पे वोट दूंगा और इस स्टेज पे मैं अपनी हुकूमत को किसी हवाले से बिट्रे नहीं कर सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक तो वजूह ये है कि उन्होंने हुकूमत के कहने पे सीनियरिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ वोट दिया और वो समझते हैं कि मैं बार का नुमाइंदा होते हुए मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये तो जजेस की तैनाती वाले मामले पे एक मुतनाज़ा इशू सामने आया। उसके अलावा आसमा जागीर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ वहाँ पे मौजूदगी के हवाले से भी मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये वहाँ मौजूद थे और कुछ इश्यूज़ वहाँ से भी पैदा हुए। अच्छा जी, साथ ही आपको बताएं एक मूवी का जिक्र हम करना चाहते हैं और जमाइमा खान की जी मूवी जो आई है जिसका नाम वैसे तो मूवी का नाम क्या है? What's love got to do with it? नहीं, वो कोई और थी मूवी। खैर उनकी फिल्म ने बेहतरीन कॉमेडी फिल्म का अवार्ड इसने जीता है। So रोमांटिक फिल्म का तो हमें पता था, बट एक्चुअली इट हैज सम ग्रेट कॉमेडी एज वेल। तो जमाइमा ने इस फिल्म को लिखा है और प्रोड्यूस किया है। हाँ। तो शी आल्सो रोट इट व्हिच शी इज वेरी प्राउड अबाउट। उसी की बात हो रही है। यही है ना, What's love got to do with it, सही मैंने नाम लिया था। रोम फिल्म फेस्टिवल में बाय द वे ये अवार्ड मिला है। आई वंडर ये सिनेमाज थिएटर्स वगैरह में कब लगेगी? और इसमें आपको पता ही है शबाना आज़मी हैं, सज्जल अली हैं और बहुत से लोग हैं इसमें नामवर। और आपका सवाल मैं जवाब दे दूं कि ये फिल्म जो है वो अगले साल जनवरी में सिनेमाज में रिलीज की जाएगी। ये साल बस खत्म होने ही वाला है, आपको पता है। सो इट इज लेकिन फिर भी आप आई डोंट थिंक कि आप पाकिस्तान में क्यों लगेगी कि नहीं। मेरा ख्याल है लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज़ इट इज अ एक्शन स्टोरी मूवीज ज्यादा लगती हैं, सुपर हीरो साउथ एशियन फैमिली एज वेल। इवन देन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ज्यादा एक्शन मूवीज ही प्रेफर की जाती हैं। आपको पता है कल से खबर सोशल मीडिया पे पहुंच गई है लोगों तक कि पैरासीटामोल जो मशहूर बुखार की दवा है, पैरासीटामोल उसका फार्मूला है, अदरवाइज आपको पता ही है किस नाम से दवा जानी जाती है, वो कंपनी ने बनाना बंद कर दिया। और ना सिर्फ ये, बच्चों का बुखार का सिरप भी। अब क्या होगा? कहते ये हैं कि उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो इंपोर्ट करना अब जरा मुश्किल हो गया क्योंकि वो बहुत महंगा हो चुका है। और ये मामला अब से नहीं चल रहा हुआ, हमने कितनी दफ़ा इस शो पे पहले भी उठाया हुआ है ये मामला। द न्यूज़ के रिपोर्टर है वकार भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई मतलब व्हेन एवरीबडी न्यू तो ये क्यों नहीं मसला हल हुआ? अब वकार एक बड़ी कंपनी है, इसने पैरासीटामोल की दवाएं बनाना बंद कर दी हैं, मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है इसका? दीगर अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, उतने ही इफेक्टिव हैं, लोगों को पता है? कुछ बताइए हमें। जी देखें, पैरासीटामोल जो है पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और बनने वाली दवा है। एक महीने में इसकी कोई तकरीबन 45 करोड़ गोलियां जो है वो बनती हैं और फ़रोख्त होती हैं महीने में। तो जो इस वक्त पैरासीटामोल का पूरा जो जितनी भी वो है खपत है पाकिस्तान में, उसका 80% जो है वो टैबलेट्स के ज़रिए पूरा हो रहा था। तो दीगर जो कंपनियां हैं वो भी पैरासीटामोल बना रही हैं, लेकिन उनकी एक तो मिकदार बहुत कम है और दूसरा उनको भी उन्हीं मसाइल का सामना है जिनका बनाने वाली कंपनी को सामना था।
तो अभी तो इस वक्त कुछ पैरासीटामोल की छोटी कंपनियां उनको बना रही हैं, लेकिन खदशा ये है कि आने वाले दिनों में जैसे ही की वो बंद हो जाएगी, प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद हो जाएगी और जितना मार्केट में माल है वो बंद हो जाएगा, तो उसके बाद जो है ये बहरान जो है वो शिद्दत पकड़ लेगा। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो फार्मास्यूटिकल है और भी जो बाकी फार्मास्यूटिकल्स हैं वो बहुत अरसे से यही कह रहे थे कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है और सरकारी रेट पर दवा बेचना मुमकिन नहीं होगा, ये डिक्लेयर कर चुके थे। तो इसके बावजूद ड्रैप या हुकूमत ने इस पर ख़ास एक्शन क्यों नहीं लिया? जी देखें, ये मसला तो शुरू हुआ था पिछले साल से, और पिछले साल से ये कंपनियां कह रही थी कि खाम माल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो पिछली हुकूमत थी, जो पीटीआई की हुकूमत थी, उस दौर में ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने ड्रैप को अप्रोच किया था और ड्रैप की ड्रग प्राइसिंग कमेटी ने 12 जनवरी को उस वक्त की हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजी थी कि इन अद्वियात की, जिनमें पैरासीटामोल भी शामिल है, इसकी कीमतों में इजाफा किया जाए। तो उस वक्त ये इजाफा जो है 2 रुपये 67 पैसे 2.67 पर टैबलेट का ये ड्रैप ने अप्रूवल दे दी थी डीपीसी ने। लेकिन उस हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने भी सियासी मसलों की बुनियाद पर यह इजाफा मंजूर नहीं किया, और ये गवर्नमेंट जब आई है तो इस हुकूमत ने भी सियासी मसलहतों की बुनियाद पर यह इजाफा मंजूर नहीं किया। तो ड्रैप तो इसके हक में है कि कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो चुका है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन हुकूमतें इस वक्त सियासी मसलहतों की बुनियाद पर वो ये इजाफा मंजूर नहीं कर रही हैं, और ख़दशा ये है कि ना सिर्फ बल्कि आने वाले दिनों में 35 मज़ीद अद्वियात जिनकी कीमतों की ड्रैप ने कहा था कि इनकी कीमतों में इजाफा किया जाए और उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, मज़ीद शॉर्टेज जो है, मज़ीद अद्वियात जो है शॉर्ट होना शुरू हो गए। 35 मज़ीद, और ये बुखार वाली दवा भी अगर 80% डिमांड एक कंपनी पूरी करती है, बंद हो गई हैं दवाएं बनना, तो क्या होगा? दिस कैन बी अ नाइटमेयर। मतलब इस पर कोई क्यों नहीं एक्शन ले रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मार्केट में कई अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट हो चुकी हैं। नफ्सियाती अमराज की अद्वियात जो हैं ख़ास तौर पर उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा दीगर आम इस्तेमाल की अद्वियात हैं, दिल के अमराज की अद्वियात हैं, नफ्सियाती अमराज की अद्वियात हैं, कई फार्मूले हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं सर्दियों में। तो ये अद्वियात जो हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो गई हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा ना किया गया तो ये तो टेस्ट केस था, फोर्स मेजोरे उन्होंने अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा। ख़दशा ये है कि ये 35 अद्वियात जिनकी हार्डशिप केसेस हैं, अगर इनकी कीमतों में इजाफा ना किया गया वफाकी काबीना की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि हम सब्सिडी देंगे, तो अगर जो है ये इनको सब्सिडी ना मिली या कीमतों में इजाफा ना हुआ तो ये मज़ीद अद्वियात शॉर्ट होना शुरू होंगी, ब्लैक में बिकेंगी, बाहर से बहुत महंगी आएंगी, और ये अद्वियात का हमें एक आने वाले दिनों में बहरान नज़र आ रहा है। आई वंडर कि हम सब्सिडीज़ देना किस किस चीज़ पे अफोर्ड कर सकते हैं। इसको मामले को बड़ा आसान है, हल हो जाना चाहिए था। मतलब क्या होगा? अच्छा छोड़ दे सब कुछ। फिर जब ये अद्वियात मिलना बंद हो जाएंगी ना, फिर जब ब्लैक में मिलेंगी तो वो 2 रुपये चंद पैसे जो फ़ी गोली बढ़ने थे, वो एक एक गोली 15-15, 20-20, 100 रुपये महंगी मिलेगी। ये हमें पता है यही होता है। और फिर अब चूंकि ये अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि गोलियां बनना बंद हो गई हैं, तो अब जो पड़ी हुई थी वो तो आप समझे कि गई, वो होल्ड हो जाएंगी बहुत जल्दी से। ये पैरास बुखार की जो दवा हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 50 रुपये का पत्ता हो गया था, वो भी नहीं मिल रहा। एंड विच इज बाय द वे सो सैड, वरना तो किसी के घर में भी अगर कोई आया और लिटरली आपका स्टाफ भी हो, किसी के सर में दर्द हो, आप ये पत्ता ही पूरा दे देते हैं। पता है क्या, बट अब इसमें भी एक कंजूसी होगी। मतलब क्यों ऐसी चीज़ें की? ये जाहिर सी बात है, एक चीज़ मुझे महंगी पड़ रही है, मैं उससे सस्ता कैसे पे? दिस डज नॉट मेक सेंस फॉर एनीवन। एक महंगी पड़ी है चीज़ कैसे सस्ता बेच लें? इस मामले को हल करें, क्योंकि ये प्रोडक्शन बंद होने से ज़्यादा आवाम मुतासर होंगे। कीमतें ज़्यादा होने से तो फ़र्क पड़ेगा गरीब आदमी को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क प्रोडक्शन बंद होने से पड़ेगा। और एक ग्लेयरिंग फैक्ट आपको याद दिला दूं कि ये सैलाब ज़दगान में इन्हीं दवाइयों की कितनी ज़रूरत है, आप सोच सकते हैं। बुखार की दवाएं आप सोचिए, ये बेसिक दवाइयाँ हैं और अब ये भी नहीं मिलनी। एनीवे, ये हमारी प्रॉब्लम है।